मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम में एक रील डाली जिसमें योगा की डेफिनेशन थी कि योगा का मतलब क्या है। चित्त वृत्ति निरोधा मींस कि जितने भी विचार हैं उसको शून्य कर देना। टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। तो बेसिकली जो ये डेफिनेशन है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार है। तो अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन ही कितना सुंदर डिस्क्राइब करती है योगा को कि हमारे दिमाग में कितने आलतू फालतू विचार आते रहते हैं, हजारों करोड़ों, जिसका कोई जरूरत ही नहीं है, जो प्रोडक्टिव है ही नहीं। अब खुद सोचिए, आप कितना सोचते हो और कितना करते हो। आपके कितने विचार जो दिन में आते हैं वो प्रोडक्टिव है, और कितने विचार जो आपके आते हैं उसका कोई सेंस ही नहीं है, यूजलेस विचार से। दूसरा, और वो ही विचार आपको ज्यादातर किसके आते हैं? या तो स्ट्रेस के आएंगे, तनाव का आएगा, इसने ये कहा वो कहा, सर्वाइवल का आएगा कि मैं क्या करूं, कैसे सर्वाइव करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ये आता रहेगा। या फिर इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, अड़ोस में ये हो गया, पड़ोस में वो हो गया। मतलब यही सारे फालतू के, आप सोचिए इन सब में से जो विचार आपके यूज में है वो कितना परसेंटेज है, और जो जितने आपके विचार अननेसेसरी आ रहे हैं जो कोई काम के नहीं है उसका परसेंटेज कितना है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो यूजफुल विचार है वो मेरे ख्याल से 5, 10, 12% होंगे, और बाकी के जो फालतू के विचार हैं वो उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। तो उसको देख के मैंने एक रील डाल दी कि योग का मतलब क्या है, चित्तवृत्ति निरोधा। तो जो भी अगर देखा जाए, स्ट्रेस हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, एंजाइटी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये वही तो विचार हैं जो हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। अगर आप इसको गहराई से सोचिएगा, ये वही तो विचार है जो हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? मेडिकल जब पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और जाना चाहिए भी, मॉडर्न साइंस है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? सेरोटोनिन की या उससे रिलेटेड आपको दवाई देंगे। मेडिकल साइंस ने बहुत रिसर्च किया है। अब यहां मैं योगा और मेडिकल साइंस का एक इंटरकनेक्शन बताता हूं कि कैसे इंटरकनेक्टेड है। अगर आप देखो, हम थॉट्स को कम करने के लिए, या अपने आप को मूड स्विंग को कम करने के लिए, या अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए सेरोटोनिन और ये सब टैबलेट्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं। मगर कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, फिर दवाई लेके पूरे दिन लेथार्जीनेस, टायर्डनेस ये रहती है लगभग। अब जब आप मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, तो वो भी तो आपका सेरोटोनिन बाय डिफॉल्ट इंक्रीज कर रहा है। आप करोगे तो आप खुद जानोगे। तो जो बंदा ध्यान करता है तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट उसके नेचर में विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि योगा की परिभाषा ही ये है। आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं, पहले आपको 1 लाख विचार आ रहे थे, अब आपको 70,000 आ रहे हैं। मतलब एक साथ तो नहीं होगा, बट अब ये भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो योगा की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही चित्त वृत्ति निरोधा। तो पहली बात, हम अगर योगा को समझें और उसको इंप्लीमेंट करें तो कितनी प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में रिजॉल्व हो सकती है। आप खुद एक सर्वे करना, लोगों से पूछना कि योगा की परिभाषा क्या है। वो आपको स्ट्रेचिंग बता देंगे, एक्सरसाइज बता देंगे, ब्रीथिंग की एक्सरसाइज बता देंगे, कह देंगे कि इससे पेट कम होता है, आपको लचीलापन आता है। मगर टू द पॉइंट उसकी डेफिनेशन आप पूछोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास जवाब होगा। जब हम कोई चीज कर रहे हैं और हमको उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि हम इसको ही तो कहते हैं ना कि बुश में लठ मारना, बीटिंग द बुश। आपको ना कॉन्सेप्ट पता, ना आपने उसमें अध्ययन किया, और आप करे जा रहे हो। आप
योगा के टीचर भी हो और योगा के स्टूडेंट भी हो। इसको जरा सोचिए। अगर इसी चीज पर हम वापस पुरानी सारी किताबें पढ़ें, चाहे पतंजलि योग सूत्र पढ़ें, हठ योगा प्रदीपिका पढ़ें, घिरंड संहिता पढ़ें, थोड़ा तंत्र की चीजें पढ़ें, शिव संहिता पढ़ें, जो हमारे जितने भी मंत्र आए, नाड़ी साई, ये सब हमारे तंत्र में काफी चीज थी। तो अगर इसका अध्ययन करें तो काफी चीज निकल के आ सकती है। मुझे क्या लगता है कि हमको बैक ट्रैकिंग में जाना पड़ेगा और उनको वापस अध्ययन करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। तो जब आप रेगुलर नियमित रूप से मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब आप विचारों को कंट्रोल कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट? अननेसेसरी विचार आपको परेशान नहीं करेंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब क्या है? ये वो विचार ही तो है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसको थोड़ा सोचिएगा। हम इसीलिए मेडिटेशन के लिए मेरे ख्याल से इतनी बुक्स पढ़ी है, और बिहार स्कूल ऑफ योगा की, फिर अपना दिमाग लगाया। रटंत विद्या फालतना ही अध्ययन फलता है। आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे, समझोगे, वो चीज कुछ ना कुछ एसेंस निकाल के आएगी। योगा बहुत पावरफुल है। अगर आप उसको समझो, उसको करो, तो काफी पावरफुल है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मुझे करना तो अपने आप को थॉटलेस है, तो ये इतने सारे प्रपंच क्यों? तुम्हारा ये फलाना एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारे प्रपंच क्यों? तो अगर हम उसको समझें, ये सब जितने भी पुराने प्रपंच हैं, ठीक है, ये आपके लिए ही अच्छे हैं। आपको शून्य या थॉटलेस कंडीशन में ले जाने के लिए ही मदद कर रहे हैं। तो जब हम आसन करें तो ये सोच के करें कि इसका फायदा यहां होगा। प्राणायाम करें तो उसका फायदा यहां होगा कि मुझे ध्यान में ले जाने के लिए सारी चीजें मदद करेंगी। अब बहुत योगा के अब वीडियोस देख लो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, तो वो एक्सरसाइज के फॉर्म में ज्यादा कन्वर्ट हो गया है कि स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, अलग अलग पोज में आ गए, अलग अलग पोज में आके फोटो खिंचा रहे हैं। अच्छी बात है, करो, मगर अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, नाद योग नहीं कर रहे हो, तो उसको जिम्नास्टिक का नाम दे दो, उसको योगा का नाम दे दो। ये क्यों कहना चाह रहा हूं? उसका रीजन ये है कि हम एक गलत प्रचार कर रहे हैं, एक गलत डेफिनेशन लोगों तक जा रही है। अब क्या होता है कि लोग पे जब गलत डेफिनेशन जाती है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। और वो कंफ्यूजन पैदा हो गया, अब जो एनालाइज करेगा वो तो कंफ्यूजन से पार कर लेगा, और जिस व्यक्ति ने उस कंफ्यूजन को ही सच मान लिया तो वो इल्यूजन पैदा कर देगा, ब्रह्म पैदा कर देगा। तो योगा सबके लिए है। ठीक, योगा का मतलब ही ध्यान है, योगा का मतलब ही मेडिटेशन है, और योगा बहुत आवश्यक चीज है। अब एक और चीज, अगर आप योगा को विज्ञान से जोड़ोगे तो काफी कनेक्शन है, काफी इंटरकनेक्शन है। द साइंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड योगा, द साइंस ऑफ शिव एंड शक्ति इज कॉल्ड योगा। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा बना दिया कि हमारी बॉडी थर्मोडायनेमिक्स है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करोगे के बारे में सोचोगे, आपने पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो एक शीट हमने कॉपर की ले ली, एक शीट दूसरे मेटल की ले ली, एक शीट को बहुत गर्म टेम्परेचर में रखा, दूसरे को ठंडे टेम्परेचर में रखा। ठीक है, दो मेटेलिक शीट है, उनके बीच में एक वायर जोड़ दिया, कनेक्शन एस्टेब्लिश करा दिया। तो आप इसको जब एक्सपेरिमेंट को देखोगे, तो या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि उस तार में से
एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, क्योंकि एक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर आप यही कॉन्सेप्ट अपनी बॉडी में लगाओ, एक आपकी सूर्य नाड़ी है, एक आपकी चंद्र नाड़ी है, तो आपकी बॉडी में भी तो आपकी बॉडी कंडक्टर है, तो क्या ये हो नहीं सकता? इन जनरल हमारे घर में सिंगल फेस लाइट आती है। अगर करंट का सर्किट देखा जाए तो एक फेस से आपका आएगी, फिर दूसरे फेस से एक लूप बना के चली जाएगी। अब हमारी दोनों नोस्ट्रिल है, ये डुअल फेस है, दोनों तरफ से आपके प्राण बह रहे हैं। अब आप इसमें थंब रूल लगा लो कि ये कहते हैं ना, दो करंट अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से उसका मैग्नेटिक फील्ड उनको अट्रैक्ट करेगा। तो शायद इसी तरीके से चक्रास फॉर्म हुए हो। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ा मैं सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो गया, बट मेरे ख्याल से डाइवर्जन नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल थॉट है कि हमारा फ्लेमिंग्स का प्रिंसिपल क्या था। फ्लेमिंग्स का प्रिंसिपल था कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रिक लाइंस, जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। तो शायद आपके बॉडी के अंदर करंट बनता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। इसी कारण काफी लोगों को पुरानी जर्म का डेटा भी याद रहता है। शायद आपके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनना हो जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो। थोड़ा इसको सोचिएगा। एक प्रिंसिपल ये था कि जब हमारा करंट फ्लो, दो वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वायर क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जो बिजली की लाइन जारी होती है वो एक दूसरे से तार चिपक जाते हैं, हाई वोल्टेज आ जाती है, तो घर में क्या होता है, बल्ब वगैरह सब हाई वोल्टेज आ गई तो सब ब्लास्ट ब्लास्ट होते हैं, बल्ब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, करेक्ट, ये सारी चीजें होती है। तो सेम आपके दोनों नोस्ट्रल से आप प्राण ले रहे हो, प्राण को आप इलेक्ट्रिक करंट मान लो। जब प्राण नीचे जा रहे हैं आपके एक ही डायरेक्शन में, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। शायद इसी तरीके से चक्रास बनेगा। तो अगर आप सोचोगे, अगर मेडिटेशन को, योगा को, हठ योगा को, तो आपको काफी रिजेम्बलेंस साइंस से मिलेगा। और क्यों ना इसी चीज पर रिसर्च हो। हमारा सबसे मिसिंग पार्ट है, बड़ा दुखद बात है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इतना विज्ञान भर भर के हमको दिया और हमने उस पर रिसर्च नहीं करी कोई भी विषय पर। वो तो कुछ स्वामी है हमारे, उनका बहुत बड़ा योगदान है रिसर्च का, जैसे हमारे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, महान संत। मुझे मेरे फेवरेट स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, बिहार स्कूल ऑफ योगा, उनकी बुक्स पढ़ के जो रिसर्च मिला, तो एक अलग ही लेवल का। उनकी बुक्स पढ़ो, उसके बाद आप अपना उस पर थॉट्स अप्लाई करो, ठीक है। तो उन सब से क्या होगा कि जब हमने मेडिटेशन की टेक्निक इजी कर दी, ठीक है, तो हर घर का व्यक्ति करेगा, जिससे क्या होगा, उसका दिमाग स्टेबल रहेगा। जब दिमाग स्टेबल रहेगा तो वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंपैक्ट लेकर आएगा। मगर हमेशा याद रखना कि मेडिटेशन और ध्यान गाइडेंस में करना चाहिए। आप प्राण को इलेक्ट्रिक करंट की तरह मान लो। जब आप प्राणायाम करोगे तो शायद उस इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा होगा तो आपको नुकसान भी कर सकता है और लाइफ फोर्स भी है। तो इसलिए ये सारी चीजें गाइडेंस में करनी चाहिए, कोई योग गुरु के गाइडेंस में, कोई टीचर के गाइडेंस में, जिसने अध्ययन किया हो। तो एक सवाल यहां आता है कि हमारे यहाँ रिसर्च की बहुत कमी है। इंडिया में रिसर्च सेंटर होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, और लोग उसमें अपना ब्रेन अप्लाई करें। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, बुक्स पढ़ पढ़ के अपना लॉजिक अप्लाई करके आपके सामने लाते हैं और टेक्निक्स बनाते हैं। कुछ टेक्निक्स ओपन कर दी है, उसका रीजन ये है कि उससे इतना नुकसान नहीं होगा, मगर मेरा ये है कहना कि आप उसको भी गाइडेंस में करो। और कुछ टेक्निक्स हैं कि वो ओपन करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि शायद आपकी बॉडी में हीट ज्यादा हो गई, तो करना चाहता और रहे थे भला, मगर हो गया बुरा। तो इसलिए थोड़ा से हमेशा गाइडेंस में करो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और दूसरा, जितने भी हमारे गवर्निंग बॉडीज है, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमको इसमें रिसर्च के लिए।
योगा रिसर्च सेंटर बहुत जरूरी है। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उसको पढ़ें, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और वाई 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 करते कंक्लूजन लेकर आए, तो हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम भी डेवलपिंग से डेवलप्ड हो सकते हैं जब हम अपनी चीजों पे रिसर्च करें। अब एक बात सोचिए, रावण ने पुष्पक विमान दिया, ठीक, हमारी पुराने इतिहास को देखो, रामायण को देखो, मगर अब हम जो विमान ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं? बोइंग से। हमने कितने बनाए? हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों ने रिसर्च करके कुछ ना कुछ खोज के दिया, हमने उसको कितना मेंटेन किया? योगा मेडिटेशन पूर्वजों ने दिया, हमारी उस पर कितनी रिसर्च है? जिस कैमरे से शूट हो रहा है, क्या वो कैमरा हमने बनाया है? आप इसको सोचिए कि एक कैमरा भी आप सोचोगे तो आपके दिमाग में सोनी का कैमरा आएगा, कैनन का आएगा, पैनासोनिक का आएगा, कोई अपनी ब्रांड आएगी? आप क्यों? क्योंकि रिसर्च नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई बाहर की कंट्रीज रिसर्च करती है, वो रिसर्च पे पैसा खर्च करती है और बुद्धिजीवी व्यक्तियों पे पैसा खर्च करके उसको एक उसकी वैल्यू समझती है। मगर हम क्या करते हैं कि बाहर से खरीद लेते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, मगर उस बुद्धिजीवी उस रिसर्च की वैल्यू नहीं समझ पा रहे। इतने रिसर्च सेंटर होने चाहिए कि मुझे लगता है कि हर स्टेट में, कुछ सिटियों में रिसर्च सेंटर हो। हर बंदा कोई कोई अपने सब्जेक्ट का एक एक्सपर्टाइज बन जाए, कोई फिजिक्स का है, कोई योगा का है। हमारी युवा पीढ़ी में कैपेबिलिटी बहुत है, मगर एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। अगर मान लो कि मैं ध्यान करने बैठ रहा हूं और चेक करना चाहता हूं कि मेरा डोपामीन बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा, सेरोटोनिन एक्टिवेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर ये कोई यूरोपियन कंट्रीज होगी तो ये इस पे इन्वेस्ट करेगी, समझेगी, मगर यहां कोई इस चीज पे साथ नहीं देगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस चीज को समझिए, योगा पढ़िए, समझिए और फैलाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ध्यान की टेक्निक सीखनी है। धन्यवाद।